make it hurt. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। पिछली क्लास में हमने हमारा जो टॉपिक था विच वाज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड उसको हमने ख़त्म किया है, लेकिन एक जो टॉपिक था ऑफ रिडक्शनिज्म वो रह गया था ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टी वाइल एडिटिंग द वीडियो। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, इस चैनल पे सारी चीज़ें कवर होगी, उसको हम इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। एंड उसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। एक्चुअली में बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो NCERT में दिया नहीं गया है। काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन के बाद एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन का पैराग्राफ दे दिया है। एक पेज पे चीज़ें लिख दी गई हैं जिसे खुद से समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को काफ़ी डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कॉमन डाउट्स भी क्लियर कर रहा हूँगा। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जब इधर देख रहा हूँ तो मैं स्लाइड्स को देख रहा हूँ, तो वो आप समझ सकते हैं। So this is my introduction यार. My name is Rakshit Mandloi. I am a student at BITS Pilani. My JEE Mains percentile in physics was 99.7. तो यार अगर आप इस चैनल पे हैं तो फिज़िक्स में 99.7 मैं किस तरीके से लाया था, मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी, वो सब तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, वही सब नॉलेज आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ जो 0.3% मेरा रह गया था, जो गलतियाँ मैंने करी थी, वो गलतियाँ मैं आप लोगों को नहीं करने दूंगा। तो यार इसी के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस जो चैप्टर है ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स उसको शुरू करते हैं यार। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पढ़ले का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे फॉलो नहीं किया यार तो फॉलो कर दो। एंड पढ़ले का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है फॉर JEE एंड नीट, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, तो यार वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ फटाफट। एंड पढ़ले.in पे अभी मटेरियल जो है अपलोड होने वाला है तुरंत से। अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स की स्लाइड है ये मोस्टली आपको जो है इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन काइनेमेटिक्स से आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिलने वाले हैं। डिजिटल नोट्स होंगे विच आर हैंड रिटन बाय IITians, तो वो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बेस्ट इन क्लास नोट्स हैं। और अगर आपने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। यहाँ पर साल भर पढ़ाई होने वाली है, तो तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना कर दो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर देना। तो यार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन डाउट्स थे जो सभी बच्चे पूछ रहे थे, तो यार उन कॉमन डाउट्स को आज क्लियर कर दिया जाए। तो सबसे एक जो बहुत कॉमन डाउट है जो हर कोई बच्चा पूछ रहा है विच इज़ लाइक, क्या भैया पूरा सिलेबस ख़त्म होगा? तो यार टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। 11th का पूरा सिलेबस जो है इस चैनल में पढ़ाया जाएगा, इसी साल पढ़ाया जाएगा। तो यार वो तुम हम पे छोड़ दो, हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे। तुम बस रोज़ वीडियो देखो और पढ़ाई मन लगा के करो। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है इस लाइक, लेक्चर्स किस लेवल के होंगे भैया? तो यार लेक्चर्स बोर्ड से लेके JEE एडवांस लेवल तक हैं। इनफैक्ट नीट के जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखा गया है, एंड टाइम टू टाइम नीट के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो भी बताया जाएगा। स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी वीडियो में कुछ चीज़ें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताई गई थी, तो यार तुम टेंशन मत लो, तुम ये वीडियोज़ बिल्कुल देखो, तुम्हें बिल्कुल हेल्प मिलेगी। अब उसके बाद एक जो काफ़ी कॉमन डाउट आता है ये अगेन JEE मेन्स पर्सपेक्टिव से है, क्या लेक्चर्स देख के 99+ परसेंटाइल लाना पॉसिबल है? तो हाँ बिल्कुल 99+ परसेंटाइल लाना पॉसिबल है। मैं खुद JEE मेन्स फिज़िक्स में 99.7 परसेंटाइल लाया था। तो यार मुझे पता है वो 99.7 परसेंटाइल लाने के लिए मैंने चीज़ें किस हिसाब से पढ़ी थी। तो यार मैं तुम्हें भी चीज़ें उसी तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि तुम भी 99.7 परसेंटाइल लाओ। एंड उसके बाद जो 0.3 परसेंटाइल में मैंने जो गड़बड़े करी थी, जिस वजह से जो 0.3 परसेंटाइल था वो रह गया था, तो यार मैं तुम्हें वो गलतियाँ नहीं करने दूंगा। मैं मेक श्योर करूँगा कि जो गलतियाँ मैंने करी है वो तुम लोग ना करो। तो जो लेक्चर्स हैं उसी हिसाब से डिज़ाइन है कि कोई भी परसेंटाइल फोड़ा जा सके। उसके बाद क्या बोर्ड्स वाले बच्चों को ये वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए? तो यार बिल्कुल बोर्ड्स वाले बच्चों को भी ये वीडियो लेक्चर्स देखना चाहिए। काफ़ी डिटेल कवरेज है यहाँ पे, बोर्ड से लेके JEE एडवांस लेवल तक। तो यार तुम कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम पढ़ा रहे होते हैं जो NCERT में नहीं होते हैं, तो मैं टाइम टू टाइम बता दूंगा कौन सी चीज़ें NCERT में है, कौन सी चीज़ें NCERT में नहीं है, ताकि बोर्ड के बच्चों को भी आइडिया लगता रहे कि किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो दीज वर सम कॉमन डाउट्स। अब जो हमारा टॉपिक था ऑफ रिडक्शनिज्म जो लास्ट वीडियो लेक्चर में रह गया था, तो यार उसको ख़त्म कर देते हैं सबसे पहले। तो यार हमारे फिजिक्स में दो प्रिंसिपल होते हैं, देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट इज यूनिफिकेशन एंड सेकेंड इज रिडक्शनिज्म। जो यूनिफिकेशन था वो होता क्या है वो तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझ लिया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिडक्शनिज्म है वो क्या होता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में यूनिफिकेशन क्या होता है ये बताया था, तो तुम्हें याद होगा, तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचना कि तुम्हें याद है कि नहीं। अगर तुम्हें याद है तो यार तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है, अगर याद नहीं है तो थोड़ा और ध्यान से वीडियो देखने की ज़रूरत है।
तो यार मैं तो तुम्हें फिर से बता देता हूँ यूनिफिकेशन क्या होता है। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्स फिजिकल फिनोमिनन? हमारे आसपास जो जो चीज़ें हो रही है दैट इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन। एक एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो दैट इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन। मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, दैट इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन। एंड ये जो दो अलग अलग फिजिकल फिनोमिनन है हम एक ही तरीके के लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। हमने मल्टीपल फिजिकल फिनोमिनन को एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिया विच वॉज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। अब यार देख लेते हैं रिडक्शनिज्म क्या होता है। रिडक्शनिज्म कहीं ना कहीं इसका उल्टा ही होता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो लाइन दी गई है उसको हम रीड कर लेते हैं। A related effort to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts। तो यार ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? ये लाइन हमको ये बोलना चाह रही है कि एक बड़ा सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हम डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम उस बड़े सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। और वो छोटे छोटे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज जब हम समझ जाते हैं तो उसके बेसिस पे जो बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टीज है वो हम डिराइव करते हैं। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक कंटेनर है, उसमें बड़ी सी गैस है, तो हमें पूरी गैस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पता करनी है, वो किस तरीके से बिहेव करती है ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम उसके इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सिस्टम क्या हो गया यार, बड़ा सिस्टम गैस हो गई हमारी, और जो छोटा सिस्टम था वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हो गए। तो छोटा सिस्टम यानी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ देख के हमने प्रेडिक्ट करा कि वो जो बड़ा सिस्टम है यानी कि जो गैस है हमारी वो किस तरीके से बिहेव करेगी। सो दिस वॉज रिडक्शनिज्म। तो यार ये हमारा जो पार्ट था वो लास्ट लेक्चर में रह गया था, तो इसको हमने फटाफट से कवर कर दिया इस वीडियो में। वीडियो की स्पीड यार तुम लोगों ने बोला था थोड़ी स्लो रखना, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अब थोड़ा और चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, है ना। तुम्हारे सभी कमेंट्स रीड करे गए हैं एंड उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है यार, तो तुम्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा इस वीडियो में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक विच इज़ फंक्शंस। तो बेसिकली बेसिक मैथ्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है मैं आपको ये बता देता हूँ। हम सबसे पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिमिट्स पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन समझेंगे, फिर हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 तरीके की चीज़ें हमें पढ़ना है। हम सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक मैथमेटिक्स की हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, हमने हमारा पूरा बेस्ट दिया यार। तो यार अब स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन से। फंक्शंस होते क्या हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो स्लाइड में लिखी गई है। फंक्शन इज़ अ मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट बाय डूइंग सम मॉडिफिकेशंस ऑन द इनपुट। फंक्शन कुछ नहीं, बस एक मशीन है। फंक्शन एक मशीन है। ठीक है बच्चों, क्या है फंक्शन? एक मशीन है जो कि एक इनपुट ले रही है और उसी इनपुट का एक आउटपुट दे रही है। फंक्शन ने क्या किया, एक इनपुट लिया और इनपुट का आउटपुट दिया। अब इनपुट जैसा था वैसा ही अगर आउटपुट निकाल दिया तो मशीन का क्या फ़ायदा। मशीन तो इनपुट में कुछ मॉडिफिकेशन करती है, जी हाँ। तो मशीन क्या करेगी, इनपुट लेगी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगी, उसके बाद हमको एक आउटपुट देगी। थोड़ा समझ आ रहा है ना मशीन किस तरीके से काम करती है। अब इसको तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर एक मशीन है जो हमें मैंगो जूस बना रही है, तो उसमें अगर हम मैंगोज़ डालेंगे, उसमें वो मॉडिफिकेशन करेगी, मैंगोज़ को क्रश करेगी, उसमें दूध डालेगी और हमें फाइनली एक मैंगो क्रश मिल रहा होगा। तो यार हमने मैंगो डाला, मशीन ने उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करे, उसका उसमें उस जो भी रेसिपी थी इट फॉलोड इट्स रेसिपी एंड उसने फाइनली हमको एक मैंगो जूस दिया। तो यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया मैंगो एंड हमारा आउटपुट हो गया मैंगो जूस। एंड यहाँ पे मैंगो और मैंगो जूस बनने के बीच में जो मॉडिफिकेशन मशीन ने किया दैट इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ द फंक्शन। तो यार फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट बाय डूइंग सम मॉडिफिकेशन ऑन द इनपुट। तो यार ये तुम समझ रहे हो अब थोड़ा कितने सुंदर फिगर्स के साथ तुम्हें स्लाइड्स जो है वो प्रेजेंट की गई है ताकि यार सबका इंटरेस्ट बना रहे। तो यार अगर स्लाइड्स अच्छी लग रही है और बोलने का तरीका अच्छा लग रहा है और चीज़ें समझ में आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अब क्या लिखा गया है, फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट वी विल गेट ओनली अ पर्टिकुलर आउटपुट। तो हाँ, ये मशीन खास तरीके की है। अगर मशीन में आप मैंगो डाल रहे हैं तो आपको मैंगो जूस ही मिलेगा, अगर आप ऑरेंज डाल रहे हैं तो आपको ऑरेंज जूस ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मैंगो डाला तो आपको मैंगो जूस भी मिल गया एंड ऑरेंज जूस ही मिल गया, यानी कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा। ये मशीन के कुछ
स्पेसिफिक रूल्स हैं, बड़े ऑब्वियस लग रहे होंगे लेकिन इनको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको समझ आएगा कि किस तरीके से गलती हो सकती है अगर हम ये जो रूल्स हैं इनको भूल जाए तो। एंड वी कैन नेवर गेट 2 आउटपुट्स फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट। तो वही बात हो गई यार, अगर हम मैंगो जूस डालेंगे तो हमें हमेशा, अगर हम मैंगो डालेंगे तो हमें हमेशा मैंगो जूस मिलेगा, मैंगो डालने पे मैंगो जूस और ऑरेंज जूस नहीं मिलेगा। तो ये हमारी, हम मशीन की बात कर रहे हैं जो क्या बना रही है, जूस बना रही है। अब हम जो है इनपुट हमारा हमेशा हमारी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, एंड आउटपुट जो है वो हमेशा इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मशीन का क्या काम है, मशीन का काम है जूस बनाना। तो जूस बनाने के लिए हमें इनपुट क्या डालना है वो हम चूज़ करेंगे, हमें जिसका जूस बनाना है वही हम इनपुट डालेंगे। तो ये हमारी मर्जी है, हम मैंगो डाल सकते हैं, हम ऑरेंज डाल सकते हैं, हम एप्पल डाल सकते हैं। अब हमने जो मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल डाला है उसके बेसिस पे हमको एक आउटपुट मिलेगा। दैट इज आउटपुट जो है वो कहीं ना कहीं इज डिपेंडेंट हमने क्या इनपुट डाला है। अगर हम मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस ही मिलेगा, अगर ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस ही मिलेगा। तो यार इस तरीके से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है इज डिपेंडेंट ऑन आवर इनपुट, लेकिन जो इनपुट है हमारा वो हम हमारी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हमारा इनपुट इंडिपेंडेंट है? आउटपुट हमारा इनपुट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आउटपुट वही मिलेगा जो हमने इनपुट डाला था। अगर इनपुट हम मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस ही मिलेगा, ऑरेंज जूस नहीं मिलेगा, यानी कि जो आउटपुट है दैट इज डिपेंडेंट। लेकिन जो हमने इनपुट डाला दैट इज मैंगो या फिर एप्पल, ये तो हमने हमारी मर्जी से चूज करा ना भाई, हमें जो जूस बनाना था हमने उस हिसाब से इनपुट डिसाइड करा। तो यार इनपुट इसलिए इंडिपेंडेंट है, एंड जो आउटपुट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन क्या हमने इनपुट दिया है। थोड़ी फील आ रही होगी फंक्शन क्या है। तो यार यही जो मशीन है इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो इनपुट हम डाल रहे हैं उसको हम F लिख के ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो F जो है वो हमारी मशीन है, F जो है हमारी मशीन है, एंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है दैट इज द इनपुट जो हमने मशीन के अंदर डाला है। एंड ये मशीन क्या आउटपुट देगी, इज इक्वल्स टू आउटपुट, इज इक्वल्स टू करके जो ये मशीन आउटपुट देगी वो हम लिख देंगे। तो यार इस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है। अब हर फंक्शन की एक रेसिपी होती है, जैसे अगर हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो हम फंक्शन के, अगर फंक्शन है जो पनीर की सब्ज़ी बनाने का काम कर रहा है, तो अगर हम फंक्शन में पनीर डालेंगे तो हमें बाहर फंक्शन के क्या मिलेगी, पनीर की सब्ज़ी मिलेगी। पनीर क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। पनीर की सब्ज़ी क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। पनीर इंडिपेंडेंट था क्योंकि किस चीज़ की सब्ज़ी बनानी है ये हमने डिसाइड करा। अब मशीन में हमने पनीर डाला है तो बाद में हमें पनीर की सब्ज़ी ही मिलेगी, तो इसलिए पनीर की सब्ज़ी क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया ऑन पनीर। तो इसलिए हमारा जो आउटपुट था फिर से हमने देख लिया किस तरीके से इनपुट पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टेक पनीर, ऐड ऑनियंस, ऐड टमाटो, एंड उसके बाद उसको कुक करना है। तो यार मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मुझे पता नहीं पनीर कैसे बनता है, बट यार इस तरीके से हमने हमारी मशीन बनाई है कि वो इस तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाएगी। तो ये हमने रेसिपी ले ली, मशीन क्या करा, मशीन ने पनीर लिया। ये जो रेसिपी लिखी है टेक पनीर, ऐड ऑनियंस, टमाटोज़, और उसके बाद हमें कुक करना है, तो ये जो रेसिपी है ये मशीन ने करी, एंड उसके बाद हमको एक आउटपुट दे दिया। तो हमने अभी तक जो भी चीज़ें, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हमने अभी तक समझा है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यार अगर हम पनीर डालेंगे तो पनीर की सब्ज़ी मिलेगी, आलू डालेंगे तो आलू की सब्ज़ी मिलेगी। ठीक है, सबको भूख लग रही है कि नहीं अभी तक? यार भूख लग रही है तो भी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो ये हमने फिर रेसिपी देख ली कि रेसिपी क्या है, पनीर बनाने की रेसिपी या आलू की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। यानी कि मशीन क्या ऑपरेशन कर रही है, मशीन जो भी हम डाल रहे हैं उसको ले रही है, उसमें प्याज डाल रही है, टमाटर डाल रही है और उसको पका रही है। ठीक है, ये मशीन कर रही है। आलू डाला तो इसलिए आलू की सब्ज़ी बन गई, पनीर डाला तो पनीर की सब्ज़ी बन गई। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ x डालेंगे तो हमें y मिलेगा, अगर हम कुछ x डालेंगे तो हमें कुछ y मिलेगा। यानी कि x यहाँ पे क्या है, हमारा पनीर, y यहाँ पे क्या है, पनीर की सब्ज़ी। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 क्या है, ये हमारी रेसिपी है। हमने जो पनीर लिया, पनीर पे हमने क्या क्या किया, हमने आलू डाला, प्याज डाला और उसको पकाया। यही हम x के साथ करेंगे जिससे हमें एक y मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, x में 2 ऐड कर दिया और हमें y मिल गया। तो यार अब तुम्हें पूरी फील आ गई है कि जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। x यहाँ पे हमारा इनपुट वेरिएबल है, y हमारा आउटपुट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट है क्योंकि हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें पनीर की सब्ज़ी बनानी है, आलू की सब्ज़ी बनानी है, इसमें हमें जो सब्ज़ी जिस चीज़ की बनानी है वो सब्ज़ी हम खुद से चूज़ कर सकते हैं। अब मशीन में हमने एक बार सब्ज़ी डाल दी है तो जो सब्ज़ी बनेगी वो उसी जो वेजिटेबल है जो हमने उसमें डाली है उसकी ही बनेगी।
तो यार इस हिसाब से y जो है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो तुम्हें थोड़ी फील आ रही होगी। अब अगर इस मशीन में हम 1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर इस मशीन में हमने 1 डाला तो 1 में 2 ऐड कर देगी मशीन, तो हमें f ऑफ 1 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। f ऑफ 1 मतलब x की जगह हमने लिख दिया 1, मतलब हमने मशीन में क्या डाला? 1। अब मशीन बाहर क्या देगी? मशीन क्या ऑपरेशन कर रही है उस 1 पे? मशीन का काम है 1 पे 2 ऐड करना, तो मशीन ने 1 पे 2 ऐड कर दिया एंड उसके बाद हमें आउटपुट दे दिया विच इज़ 3। सिमिलरली अगर हम मशीन में डालेंगे 0 तो f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ 0 मतलब x की जगह हमने मशीन में क्या डाला है? 0। 0 हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था उसमें हमने 0 डाला है और 0 जो है वो हमारा इनपुट हो गया है। अब मशीन का क्या काम है? उसमें 2 ऐड करना, तो मशीन ने 0 में 2 ऐड करा एंड हमें फंक्शन की वैल्यू दे दी 2। अब थोड़ा समझ आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू दे दी मतलब आउटपुट। जब भी मैं बोल रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू वही होगी जो वो फंक्शन आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फंक्शन की वैल्यू जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं 10 फॉर अ पर्टिकुलर एक्स वी विल गेट अ पर्टिकुलर वाई। ये हमें याद रखना है। इसको हमने कैसे समझा था? अगर हमने पनीर डाला तो हमें पनीर की सब्जी ही मिलेगी, पनीर डालने पे पनीर की सब्जी और आलू की सब्जी दोनों नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर हम एक x डाल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक ही y मिलेगा, यानी कि y क्या है यहाँ पे? y इज नथिंग बट फंक्शन का आउटपुट एंड फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन का आउटपुट इज इक्वल्स टू वाई। इन सभी चीज़ों का एक ही मतलब है। फंक्शन की वैल्यू यानी कि हमने x उसमें डाला, f ऑफ 1 डाला, तो f ऑफ 1 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है? मतलब f ऑफ फंक्शन में 1 डालने पे फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है। सिमिलरली अगर हमने जो हमारा y है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एंड फंक्शन का आउटपुट। ठीक है, तो थोड़ा तुम्हें सब अब समझ आ रहा होगा। एंड वी कैन चूज x बेस्ड ऑन आवर चॉइस। हम x कुछ भी हमारी मर्जी से चूज कर सकते हैं एंड द y विल गेट विल डिपेंड ऑन द x वी चूज। ठीक है, अब यार ये तो मैंने बोल ही दिया था। अब तो इसलिए x जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड y जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मैंने ये पहले ही बोला था एंड अब तुम्हें थोड़ा समझ आ गया होगा यार। अब फंक्शन समझ आ रहा है तुम्हें। तो फंक्शन एक मशीन है, f जो है उस मशीन को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने लिया एक मशीन है f ऑफ x जो कि पनीर की सब्जी बना रही है, तो एक और मशीन हो सकती है g ऑफ x जो कि जूस बना रही है। f ऑफ x सब्जी बना रही है, g ऑफ x जूस बना रही है, तो ये अलग अलग तरीके की मशीन है। इसलिए हमने अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम f ले रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पनीर की सब्जी बना रही है। अगर हम g ले रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि जूस बना रहा है। तो यार इसी हिसाब से इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं हमारे नॉलेज को। तो यार f जो फंक्शन है हमने देख लिया कि x में 2 ऐड करके हमको आउटपुट दे रहा है। सिमिलरली g एक फंक्शन है जो x को पहले 3 से मल्टीप्लाई करता है, फिर उसमें 5 ऐड करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। तो ये 2 अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इन 2 अलग अलग फंक्शन को हमने 2 अलग अलग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करा है। दोनों फंक्शन का काम अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को इन फंक्शन से इसलिए हम इन फंक्शन को अलग अलग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका काम अलग है। ठीक है, थोड़ा समझ आ रहा है ना? हमने f ऑफ x और g ऑफ x, ये कुछ नहीं, ये दोनों ही फंक्शन है। h ऑफ x, u ऑफ x, k ऑफ x, कितने भी तरीके के अल्फ़ाबेट से आप फंक्शन बना सकते हैं। हमने अलग अलग अल्फ़ाबेट क्यों लिया? क्योंकि एक अल्फ़ाबेट से एक फंक्शन हमने बनाया। अब इस एक फंक्शन का एक ही काम है, उस फंक्शन का काम है उसमें 2 ऐड करना फॉर एग्जांपल। सिमिलरली अगर हमें एक और फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन का काम हो उसमें 3 ऐड करना, तो उस फंक्शन को हम f ऑफ x तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि f ऑफ x तो वही फंक्शन हो जाएगा जो उसमें 2 ऐड कर रहा है। तो इसलिए हमने कुछ नया नाम रखने की कोशिश करी, g ऑफ x। तो ये बस नाम है, इनसे डरना नहीं है हमको। अब यार द रेसिपी / रिलेशन ऑफ द फंक्शन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, तो हमारी जो रेसिपी है, हमने अंदर पनीर लिया और बाहर हमको पनीर की सब्जी मिली, तो पनीर में हमने आलू प्याज डाल के उसको पकाया जो है, ये जो हमारी रेसिपी है। इसी तरीके से मैथमेटिकली जो हमारी रेसिपी थी, हमने अंदर एक x लिया, x में 2 ऐड करके एक आउटपुट दिया, तो ये हमारी रेसिपी है। ये रेसिपी किन किन तरह की हो सकती है वो हम यहाँ पे इस स्लाइड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो जो रेसिपी हो सकती है वो एल्जेब्रिक तरीके की हो सकती है। एल्जेब्रिक तरीका मतलब कोई भी आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है, x² + 3x + 1, x³ + 4x + 3x + 1, कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है जो आपने क्लास 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर्स आता है मैथ्स में वो पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म हो सकता है। ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं इनको हम एल्जेब्रिक फंक्शंस बोलेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शंस मतलब वो फंक्शन उसमें जो ऑपरेशंस कर रहा है, हमने अगर x डाला तो x को वो बदल रहा है, x में कुछ ऑपरेशंस कर रहा है, तो जो ऑपरेशंस है
वो पॉलिनॉमियल फॉर्म के जब होंगे तभी हम उसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोल देंगे। सिमिलरली अगर वो ऑपरेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के हो तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देंगे। अभी तक हमने x लिया था, x में 2 ऐड करा था तो हमें एक आउटपुट मिल रहा था, ये इस तरीके का एक हमने फंक्शन सोचा। अब हमने उसके बाद उस नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट करा एंड हमने सोचा कि हम इस तरीके से एल्जेब्रिक फंक्शन किसी भी तरीके के बना सकते हैं क्या, यानी कि अगर हम कोई भी x ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं एंड एक आउटपुट दे रहे हैं। सिमिलरली हम कोई भी x ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें 3 टाइम्स वही प्लस 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से हमने एक और फंक्शन बनाया। तो इस तरीके से जितने भी टाइप के फंक्शंस पॉसिबल हैं वो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉसिबल है, हमने कोई x लिया उसका साइन निकाला और आउटपुट दे दिया, ठीक है। हमने इनपुट में कोई भी एंगल लिया, हमने 0 डिग्री लिया तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ 0, वो क्या होता है 0। तो इस तरीके के जो फंक्शन है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले सकते हैं यार, तो इसमें हम 0 डालेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा 0, कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का 1। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, अब यार जब भी x जो है वो पावर में चले जाता है तभी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अगर 2 की पावर में x जा रहा है तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1 की पावर में x जा रहा है, e की पावर में x जा रहा है तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब भैया ये e क्या चीज़ है, तो यार बिल्कुल चिंता मत करो, ये बेसिक मैथ्स में हम ये सारा पढ़ने वाले हैं। e क्या होता है, लॉन क्या होता है, लॉग क्या होता है, ये सभी हम इस बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे, तो वो तुम बिल्कुल चिंता ना करो। एंड उसके बाद कुछ लॉगैरिथमिक फंक्शन होते हैं, जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जो हमें x का साइन फंक्शन निकाल के दे रहा था, x का कॉस फंक्शन निकाल के दे रहा था, डिपेंडिंग ऑन वो फंक्शन क्या था। उसी तरीके से देयर आर लॉगैरिथमिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल लॉन ऑफ x, तो अगर हम x डालेंगे तो लॉन x की क्या वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं, ये तुम्हें इस स्लाइड में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब हमने जो भी समझा है उसको हम एक लेवल और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या समझा। हमने समझा कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसी तरीके से कोई और फंक्शन y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स हो सकता है। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कुछ ऑपरेशंस करेगा x पे एंड हमको एक आउटपुट देगा। ऑपरेशंस इस तरीके से करे जाएंगे कि हमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिले। अगर पनीर डालेंगे तो पनीर की सब्जी मिलेगी, आलू डालेंगे तो आलू की सब्जी मिलेगी, पनीर डालने पे आलू और पनीर दोनों की सब्जी नहीं मिलेगी। तो इनपुट हमारा क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जिस चीज़ की हमको सब्जी बनानी है वो हम चूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ की हमें सब्जी मिलेगी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन हमने अंदर क्या डाला है मशीन के। अगर हम आलू डाल रहे हैं तो आलू की सब्जी ही मिलेगी यार। तो इसलिए आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ डिनोटेड बाय y विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये हमने अभी तक जाना है। अब जो फंक्शन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, वो किस किस तरीके का हो सकता है वो हमने इस स्लाइड में देखा। फंक्शन कुड बी एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें हम कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं ऑफ पॉलिनॉमियल फॉर्म। इट कुड बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन कर रहे हैं। सिमिलरली इट कैन बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें x जो है किसी की पावर पे रेज्ड है एंड उसके हिसाब से हमें एक आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली इट कैन बी अ लॉगैरिथमिक फंक्शन। तो यार ये जो लॉगैरिथमिक फंक्शन है इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में हम आगे ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा बोल रहा था, हमने फिजिकल वर्ल्ड की 1 शॉट वीडियो डाली थी यार, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे यार भैया इस तरीके से एक शॉट में चैप्टर मत पढ़ाओ, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो यार बिल्कुल चिंता मत करो, फिजिकल वर्ल्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसमें हर टॉपिक की डेप्थ में जाना नहीं होता है, हमें थोड़ा फील लेना होता है कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हर टॉपिक की डेप्थ में चले गए तो मैं तुम्हें +1 +2 का पूरा फिजिक्स ही पढ़ाने बैठ जाऊँगा, जो उस चैप्टर का मोटिव नहीं है। तो यार जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे बेसिक मैथमेटिक्स है, तो उसने आगे ये भी लिख दिया था बच्चे ने, मैं नाम भूल गया हूँ, कि यार भैया एटलीस्ट एक चैप्टर के 5 से 6 वीडियो बनाओ। तो यार तुम चिंता मत करो, एक चैप्टर के 10 से 15 भी वीडियो आ रहे होंगे जहाँ पे ज़रूरत है, विथ पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडवांस लेवल तक यार। तो तुम हमारा जो कंटेंट है वो कंपेयर कर सकते हो यार, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा क्या लेवल है हम लोगों का। तो और बोर्ड्स वाले डरो मत यार बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी में काइनेमेटिक्स के बाद जो 1D जो काइनेमेटिक्स इन 1D वाला जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के बाद हमें ये एक पेज या 2 पेज में जो बताया गया है उसी को हम इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो इन्हांस हो सके एंड मैथ्स की वजह से हमें फिज़िक्स पढ़ने में कभी दिक्कत ना आए। फिज़िक्स जो है इज़ फुल अबाउट इमेजिनेशन, लेकिन देयर इज़ सम मैथमेटिक्स जो उस इमेजिनेशन को सपोर्ट करता है।
तो इमेजिनेशन तो हम कर लेंगे, लेकिन इमेजिनेशन करने के बाद जब हम इक्वेशंस लिखेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो उस मैथमेटिक्स में हमें कभी दिक्कत ना आए, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर का जो पहला सेक्शन है फंक्शंस, वो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा जो नॉलेज है उसको हम एक और लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा था कि हम फंक्शंस के अलग अलग नाम रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो फंक्शन क्या ऑपरेशन कर रहा है। हमने अभी तक एक फंक्शन बना लिया था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि एक इनपुट ले रहा था, उसमें 2 ऐड कर रहा था एंड हमको एक आउटपुट दे रहा था। सिमिलरली हमने एक और फंक्शन बना लिया था g ऑफ एक्स, जो कि इनपुट ले रहा था, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, फिर 2 ऐड कर रहा था एंड हमको आउटपुट दे रहा था। तो ये 2 अलग अलग तरीके के फंक्शन थे, इसलिए हमने इनको 2 अलग अलग तरीके के नाम दिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है यार। अब तुम वीडियो पॉज कर सकते हो, जो तुमने अभी तक वीडियो में देखा है वो खुद सोच सकते हो तुमने क्या समझा है, ताकि एकदम से हमारा जो दिमाग है वो फटे ना। चीज़ें धीरे धीरे समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है यार, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो जो कंपोजिट फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमारा जो इनपुट था वो अब किसी और फंक्शन का आउटपुट बन चुका है। थोड़ा फील लेने की कोशिश करना है इस बात की, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसको इस तरीके से सोच सकते हो यार कि हमारी पहली मशीन जो है उसका काम है खाना बनाना, यानी अगर हम उसमें आलू डालेंगे तो आलू की सब्जी बना देगी, एंड अगर हम उसमें पनीर डालेंगे तो हमें पनीर की सब्जी मिल जाएगी। इसी तरीके से हम एक और मशीन लेते हैं जो अंदर पनीर की सब्जी लेगी, लेकिन उसके बाद वही पनीर की सब्जी को डेकोरेट करके, जिस तरीके से रेस्टोरेंट में हमारे लिए सब्जी लाई जाती है उस तरीके से वो मशीन उस सब्जी को कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे 2 मशीन है हमारे पास। पहली मशीन में हम पनीर डाल रहे हैं तो हमें पनीर की सब्जी मिल रही है। अब इस पनीर की सब्जी को हम एक और मशीन में डाल रहे हैं जिससे हमें एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ एक सुंदर पनीर की सब्जी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहली मशीन का जो हमारा आउटपुट था, दैट इज पनीर हमारा पहली मशीन का इनपुट है, पनीर की सब्जी पहले मशीन का आउटपुट है। अब ये जो पहले मशीन का आउटपुट है विच इज पनीर की सब्जी, ये दूसरे मशीन के लिए इनपुट बन चुका है। अब पनीर की सब्जी दूसरे मशीन में एज एन इनपुट गई और उसके बाद दूसरी मशीन का एज एन आउटपुट क्या आया, एक सुंदर सी प्रेजेंटेबल पनीर की सब्जी। तो यार अब हमें थोड़ी फील आ गई है कि जो कंपोजिट फंक्शन है वो किस तरीके से काम करते हैं। एक फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हम स्लाइड में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। 2 फंक्शन हमने डिफाइन करे हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है दैट इज रिलेटेड बाय द रिलेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2। सिमिलरली y इक्वल टू जी ऑफ एक्स जो है दैट इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यार अब हमसे पूछा है g ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो जो फंक्शन है उसकी रेसिपी क्या है, उसकी जो रिलेशन है वो क्या है। तो यार उसको निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें g ऑफ एक्स जो पता है, तुम्हें पता है g ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। तुम्हें पता है g ऑफ एक्स इज नथिंग बट 3x प्लस 5। g ऑफ एक्स क्या है, 3x प्लस 5। यहाँ पे x की जगह तुम क्या लिख दो, f ऑफ x। तो g ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब f ऑफ एक्स क्या है, f ऑफ एक्स इज नथिंग बट x प्लस 2, क्योंकि f ऑफ एक्स क्या है, f ऑफ एक्स का आउटपुट विच इज x प्लस 2। तो वो तुम पुट कर दो यार, तो तुम्हें सीधे मिल जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा g ऑफ एफ ऑफ एक्स का रिलेशन। फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। हमें पता था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का रिलेशन क्या है, हमें पता है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का रिलेशन क्या है। अब हमें y इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का रिलेशन निकालने को कहा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो आउटर फंक्शन है दैट इज g ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसका रिलेशन क्या है वो देखा। हमने देखा g ऑफ एक्स का क्या रिलेशन है, g ऑफ एक्स का रिलेशन है 3x प्लस 5। अब यहाँ पे g ऑफ एक्स का रिलेशन है 3x प्लस 5, तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या रिलेशन होगा, 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 5। g ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या रिलेशन होगा, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट विच इज 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, g ऑफ एफ ऑफ एक्स की क्या रिलेशन है, ठीक है। अब यार मैं तुम्हें इसी टाइप के कंपोजिट फंक्शन के थोड़े और क्वेश्चंस अपन अभी क्लास में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो यार फॉर एग्जाम्पल हमको कोई और फंक्शन गिवन है, हमको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स विच इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, एंड वी आर गिवन अनदर फंक्शन जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका रिलेशन है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स जिसका रिलेशन क्या है, साइन एक्स। यहाँ पे y इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज g ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हमसे पूछा गया है इस फंक्शन का रिलेशन क्या है, इस फंक्शन का रिलेशन क्या है।
तो यार सबसे पहले जो बाहर फंक्शन है उस पर देखेंगे, बाहर क्या है, जी ऑफ एक्स दिखा है, जी ऑफ एक्स लिखा है। जी ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड है, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें x की जगह क्या लिखना है, हमें x की जगह लिखना है f ऑफ x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ f ऑफ x। अब हम f ऑफ x जो है वो जानते हैं, f ऑफ x इज नथिंग बट इसका आउटपुट, इसका आउटपुट क्या है, दैट इज डिफाइंड बाय द रिलेशन x स्क्वायर। तो इस फंक्शन का आउटपुट हमें x स्क्वायर मिलेगा, इस फंक्शन में हम x डालेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। तो f ऑफ x क्या है, इस फंक्शन का आउटपुट, इस फंक्शन का आउटपुट इज नथिंग बट x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम f ऑफ x की जगह x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे g ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x स्क्वायर, और यही इक्वल है g ऑफ f ऑफ x से। तो अभी हमें मिल चुका है g ऑफ f ऑफ x क्या है, इट इज नथिंग बट साइन ऑफ x स्क्वायर। समझे? सिमिलरली हम ट्राई करेंगे f ऑफ g ऑफ x निकालने का। अब f ऑफ g ऑफ x निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, हमें सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है बाहर वो लिखना है। हमारा फंक्शन बाहर क्या है, f ऑफ x वाला जो फंक्शन है दैट इज आउटसाइड, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम। अब यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में, यानी कि हमें x को कन्वर्ट करना है g ऑफ x से, तो हर जगह x को g ऑफ x से कन्वर्ट कर देते हैं यार, x की जगह g ऑफ x लिख देते हैं। अब g ऑफ x इज नथिंग बट, अगर हमने g वाले फंक्शन में x डाला तो उसमें जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज g ऑफ x, और वो इज नथिंग बट साइन ऑफ x, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x का होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन है इस फंक्शन का, दिस विल बी आवर आंसर। तो इससे हमको थोड़ी फील आ रही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, f ऑफ x इज गिवन एज x माइनस वन अपॉन x प्लस वन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड f ऑफ x। एक ही फंक्शन है, उसी का कंपोजिट फंक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे हम वही करेंगे, बाहर जो फंक्शन गिवन है, बाहर जो फंक्शन गिवन है विच इज f ऑफ x, तो वही लिख देते हैं हम यार। f ऑफ x क्या होता है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे x की जगह अंदर क्या है, f ऑफ x, तो यहाँ पे भी x की जगह f ऑफ x लिख देते हैं। तो f ऑफ x will be nothing but f of x minus 1 upon f of x plus 1, ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा समझ आया। अब f of x क्या है, f of x is nothing but x minus 1 upon x plus 1। f of x क्या है, x minus 1 upon x plus 1। तो हमें अभी तक क्या मिल गया है, f of x किसके बराबर है, f of x minus 1 upon f of x plus 1। अब हम f of x की वैल्यू पुट कर देंगे, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो दिस विल बी आवर f ऑफ x। इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो यार, और इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं यार, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये तो कट जाएगा, तो f ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स के इक्वल हो चुका है। तो यार अब तुम्हें समझ आ गया है कंपोजिट फंक्शन किस हिसाब से होते हैं। एंड इसी के बाद यार तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं। अगर हमें एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस फंक्शन इज गिवन बाय द रिलेशन y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस फंक्शन इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अब तुम्हें मुझे बताना है कि ये एक्चुअली में फंक्शन है कि नहीं, इज दिस अ फंक्शन और नॉट, ठीक है। इस लेक्चर में पूरी हिंट्स गिवन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगले लेक्चर में तुम्हें ज़रूर इसका आंसर मिल रहा होगा,
और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारा जो लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन था कि अभी आपके ऊपर जो है कौन से फोर्सेस लग रहे हैं एंड व्हाट इज़ द नेट फोर्स। तो यार ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि आपके ऊपर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एंड आपके ऊपर जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने यही आंसर दिया है, दे फाउंड आउट कि जो नेट फोर्स है दैट इज 0, क्योंकि हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो आपका मूवमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने फिर एक ही फोर्स का नाम लिखा इन द कमेंट विच वॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार खाली ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये नीचे जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ एक और फोर्स लग रहा होता है विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, जिस वजह से ये इंसान जो है नीचे नहीं जा रहा होता है। तो इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चों ने इसको भी लिखा यार, तो उन लोगों के लिए थम्स अप। और जिन्होंने नहीं लिखा यार, तो देखो यार, अगर तुम लिख रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है? नेट फोर्स 0 तभी होगा अगर उस तुम्हारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके एज अ एक्शन रिएक्शन प्लेयर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, तभी नेट फोर्स जो है वो 0 हो रहा होगा। तो यार ये था हमारे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर, एंड आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको तुम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हो, एंड जो भी सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो यार। बता देना आज थोड़ी ज़्यादा फील आई कि नहीं फिजिक्स में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार ताकि तुम लोगों को फिजिक्स जो है एकदम अच्छे से समझ आ सके। जो कंटेंट है वो हमने मेक श्योर करा है कि सारी चीज़ें कवर हो फ्रॉम 0 टू एडवांस। तो उस हिसाब से हमने पूरा हम हमारी स्लाइड्स डिसाइड करते हैं, एंड उसी के बाद उस हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन करते हैं यार। तो हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो यार लाइक कर देना। So this was all about the video, and see you guys in the next one.